हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जहाँ पर मैप की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ऐसे आपको आपके सामने मैप आएगा, चीज़ों को मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका लोकेशन यानी कहाँ पर है, किस तरीके से है, रफली लोकेशन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड मान लीजिए कभी क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए तो तब भी उसका आंसर देने में आप एबल हो। ठीक है, देखिए इस तरीके से हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल से बात किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं जो प्रीवियस वीडियो में 10 क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड अभी यहाँ पर पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देख लीजिए इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी चलिए जो 10 क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, यानी प्रीवियस वीडियो में जो 10 क्वेश्चंस लोग देखे थे, तो सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। तो सबसे पहले 1 मिनट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे कि सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर आपको आंसर पता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा। कौन सा चैनल है, तो यूपीएससी CDS SSC CDS इस तरीके से चैनल का नाम है। और मैं इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी। अब सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। ठीक है, कौन से हैं, धूपगढ़ है। ओके, अब यहाँ पर 3 ऑप्शन और है, तो सद्भावना के बारे में देख लेते हैं। यानी सद्भावना शिखर क्या है, तो इसके बारे में फिलहाल अभी आप एक पॉइंट याद रखिए। आगे मैं इसके बारे में और भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस करूँगा। ये कहाँ पर है, किस जगह पे इसका लोकेशन है, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सद्भावना क्या है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा क्या है, तो ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुडी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। और अनायमुडी जो है प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेटा जो है प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इन सभी पॉइंट को मैं आगे मैप पर अच्छे से दिखाऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर जितने पॉइंट बताए उतना याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की किस अनुच्छेद में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि बिना कानूनी प्रावधान के कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब कि अगर कोई टैक्स इम्पोज कराना है तो उसके पहले कोई न जो भी कानूनी प्रावधान है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सी बात अगर हम बोलें तो जीएसटी, देखिए जीएसटी को विशेष बहुमत के द्वारा पास किया गया था। विशेष बहुमत और साधारण बहुमत, दो तरह के बहुमत होते हैं। साधारण बहुमत में क्या होता है कि सिर्फ संसद में जो भी मेंबर हैं वो 2/3 बहुमत से पास करा देते हैं। और जो विशेष बहुमत होता है इसमें क्या होता है, संसद में 2/3 से तो पास कराना ही पड़ता है, साथ में राज्यों में भी 2/3 से पास कराना पड़ता है। ठीक है, 2/3 राज्यों से भी पास कराना पड़ता है। तो जीएसटी वो भी एक टैक्स ही है, तो उसको इम्पोज कराने के लिए तो ये जो भी यानी संविधान संशोधन वगैरह ये किया गया, ये सब करना पड़ा। ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ये यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 जो है ये क्या बताता है, ये कहता है कि आप बिना कानूनी प्रावधान के कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर देख लीजिएगा आप, उसके बारे में देखिए। यहाँ पर आर्टिकल 266 है, तो 266 जो है वो किसके बारे में बताता है, तो कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बताता है। कंसोलिडेटेड फंड मतलब संचित निधि की बात बोलता है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, तो कंसोलिडेटेड फंड भारत सरकार का एक तरह का क्या है, पॉकेट है। इस पॉकेट में पैसा कहाँ से आता है, तो इस पॉकेट में पैसा यानी भारत सरकार को जितने भी तरीके से टैक्स मिलता है वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में। टैक्स 2 तरीके से मिलता है, डायरेक्ट मिलता है और इनडायरेक्ट मिलता है। तो ये जितने भी टैक्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड में यानी संचित निधि में जाते हैं। और कहाँ से पैसा आता है, तो भारत सरकार
किसी को लोन दी है तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट भी किस में आकर जमा होता है, कंसोलिडेटेड फंड में। और वो पैसा अगर कोई रिटर्न किया है, रीपे किया है लोन, तो वो भी पैसा आकर कहाँ चला जाए, जमा हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में। अब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो संसद को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई बिल पास करना पड़ेगा, जैसे कि अरे मनी बिल हो गया, ठीक है। इस तरीके से बिल पास करके गवर्नमेंट वहाँ से पैसा निकाल कर और अपने काम में जो भी काम करना होता है वहाँ पर उसको यूज़ करती है, ठीक है। आर्टिकल 112 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 112 जो है बजट के बारे में बताता है। बजट मतलब देखिए, वैसे तो बजट शब्द संविधान में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन बजट की जगह पर क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट की जगह क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आर्टिकल 280 क्या बोलता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बोलता है। आर्टिकल 280 किसके बारे में है, फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, तो फाइनेंस कमीशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में करों का बंटवारा करती है। फाइनेंस कमीशन क्या करती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच करों का बंटवारा करती है, ठीक है। मतलब कर कितने परसेंट राज्य को जाएगा और कितने परसेंट केंद्र को जाएगा। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। पहला फाइनेंस कमीशन यानी कब बना था, तो 1952 से 1957 तक पहला फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे, तो इसके चेयरमैन थे केसी नियोगी, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन पहला। इस समय कौन सा चल रहा है, इस समय 15वां चल रहा है। तो 15वां का टाइम यानी कार्यकाल कब से कब तक है, 2021 से 2025 तक है, ठीक है। तो 2021 से 2025 इस समय यानी वर्तमान में चेयरमैन कौन है फाइनेंस कमीशन के, तो एन के सिंह है, ठीक है। एन के सिंह फाइनेंस इन 15वें। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 14वें फाइनेंस कमीशन यानी 14वें वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का मतलब होता है वित्त आयोग, यानी 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम है वाई बी रेड्डी। और ये कब से कब तक रहे, तो 2015 से 2020 तक रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप मन में भी सोच सकते हैं। अगर ये सब क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी सही चली है, क्योंकि ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे खासे लेवल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1851 से 1853 तक 1851 से 1853 तक इसने क्या किया था, हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। किसका सर्वेक्षण, हड़प्पा का। कब से कब तक, 1851 से 1853, ठीक है। और 1856 में इसने क्या कर दिया, हड़प्पा का मानचित्र जारी कर दिया। 1851 से 53 तक इसने सर्वेक्षण किया और 1856 में इसने क्या कर दिया, हड़प्पा के यानी मानचित्र जारी कर दिया। और 1891 में भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या स्थापना हो गया, उसका ये क्या हो गया, हेड हो गया। और उसको इस यानी उसका जन्म यानी इसको क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। कर्जन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्जन भारत में वायसराय बनकर आया, कब आया, 1899 में आया। कब तक रहा, तो 1905 तक रहा, ठीक है। और ये यानी कर्जन यंगेस्ट वायसराय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही डिस्प्यूटेड वायसराय रहा है, ठीक है। 4 जुलाई 1905 को इसने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये है कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है। यहाँ पर देखिए क्या है, भारतीय पुरातत्व विभाग है, लेकिन 1904 में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। कब यानी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1904 में की गई। उसके जो थे महानिदेशक वो कौन थे, मार्शल थे, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक यानी पहले महानिदेशक कौन बने, जॉन मार्शल। अब थोड़ा राय बहादुर दयाराम साहनी के बारे में जान लेते हैं। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जो है ये कौन है, ये हड़प्पा सभ्यता के यानी हड़प्पा की खोज एवं उत्खनन करता दोनों के नाम से यानी दोनों के नाम से जाने जाते हैं। मतलब हड़प्पा की खोज भी इन्होंने की, उसका उत्खनन भी इन्होंने की। कब खोज की, 1921 में, ठीक है।
अब हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। तो हड़प्पा इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी नामक स्थान पर, मोंटगोमरी नामक स्थल पर है। ठीक है। और हो सके आपसे पूछ ले कि हड़प्पा किस नदी के तट पर, तो हड़प्पा रावी नदी के दाएं तट पर, हड़प्पा रावी नदी के दाएं तट पर स्थित था। ठीक है। और इससे रिलेटेड देखिए, मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा को किस नाम से कहा? एबी, माउंट एबी के नाम से पुकारा है। किसने? मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा को माउंट एबी के नाम से पुकारा। ठीक है। और चलिए इसमें और नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का, यानी हड़प्पा सभ्यता बोले तो सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में? हड़प्पा मतलब सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। ठीक है। और आप अगर टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक बल्ब दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड देखिए, अभी तो सबसे पूर्वी स्थल पूछा है, यहाँ सबसे पूर्वी स्थल पूछा। ठीक है। मेरठ है। मेरठ आलमगीर, यानी मेरठ जिला है, आलमगीरपुर जगह है। ठीक है। और किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। यानी मेरठ जिले के आलमगीर नगर में हिंडन नदी के तट पर बसा था। कौन? तो सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। ठीक है। तो तीन तीन क्वेश्चन इसमें और बनते हैं। कौन बनेंगे? सबसे पश्चिमी स्थल कहाँ है? बलूचिस्तान में। किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर है। और उसका नाम, उस जगह का नाम क्या है? सुतकांगे डोर। यानी सबसे पश्चिमी स्थल आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सुतकांगे डोर। किस नदी के तट पर? तो दास्क नदी के तट पर। और सबसे उत्तरी स्थल आपसे अगर पूछे तो सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है मांडा। मांडा किस जगह पर है? तो अखनूर जिले में, यानी कश्मीर के अखनूर जिले में मांडा नामक स्थान पर कौन सा स्थल का उत्खनन हुआ है? यानी यानी सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। ठीक है। और किस नदी के तट पर बसा था? चिनाब नदी के तट पर बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा दक्षिणी तट, यानी दक्षिणतम बिंदु, यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा था? तो दक्षिणतम स्थल जो था वो किस जगह पर है? तो वो है दैमाबाद में। दैमाबाद कहाँ है? तो अहमदनगर जिला में है। अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र। ठीक है। और किस नदी के तट पर? तो प्रवरा नदी के तट पर। इसके बारे में, इस प्रवरा नदी को मैं मैप पर अच्छे से दिखा दूंगा, तो हर एक चीज़ को मैप के थ्रू जो भी जहाँ जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन बनता है, और ये है कि ग्लोब पर कुल अक्षांश की संख्या, अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक तो कुल अक्षांशों की संख्या पूछेगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो देखो कुल अक्षांशों की संख्या जब आपसे पूछेगा तो उसका आंसर कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल लिखा गया है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कि हर एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। सबसे बड़ी अक्षांश आपसे पूछे तो भूमध्य रेखा जो है वो सबसे बड़ी अक्षांश होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 179। क्यों 179 हो जाएगा? क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या होता है कि जब अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछता है तो जो उत्तरी, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये दोनों रेखा नहीं है, ये दोनों क्या है? ये पॉइंट हैं, ये बिंदु हैं, इनको रेखा नहीं काउंट किया है। तो एक टोटल 181 अक्षांश हैं, उसमें से 2 हटा दिए तो बाकी जो बचे 179 वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अक्षांश रेखा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ये इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है और इजी क्वेश्चन जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में काटती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन गिवन है, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन को भी मैं मैप के थ्रू दिखाऊंगा, तब वहां पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।
कर्क रेखा के भारत के राज्य देखो सबसे नज़दीकी शहर कौन कौन से हैं, तो गांधीनगर है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर कौन कौन से हैं, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल अथवा तथा अगरतला, ये सब कौन से हैं, कर्क रेखा के नज़दीक शहर हैं। रांची कर्क रेखा पर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा पर स्थित सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 347। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 347। अब एक आर्टिकल है 374, इसको इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आई थिंक पीसीएस या आईएएस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और आई थिंक 2020 या 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 374 दिया है, तो 374 एक ट्रांजिशन आर्टिकल की तरह काम करता है। ट्रांजिशन आर्टिकल का मतलब क्या हुआ कि देखो, जब अपना संविधान यानी भारतीय संविधान जब लागू हुआ, उससे पहले भी तो कोर्ट था, जो किस नाम से जाना जाता था, फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था, यानी संघीय कोर्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह के पद का प्रावधान किया गया। इससे रिलेटेड जो भी वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसको वहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो बात ये उठने लगी कि जो फेडरल कोर्ट के जजेज हैं उनका क्या होगा। तो आगे यानी एक आर्टिकल 374 जोड़ा गया, और उसमें ये कहा गया कि जो फेडरल कोर्ट के जजेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। यानी जितने भी सुप्रीम कोर्ट को जजेस किया, जो भी अलाउंस भत्ता जो भी होता है, फेडरल कोर्ट के जज को भी वही मिलेगा। इनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माना जाएगा। तो इस तरीके से 374 आर्टिकल को जोड़कर ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है लास्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी की समाधि स्थल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर। और ग्वालियर में किस जगह पर है, तो फूलबाग नामक स्थान है। ठीक है, फूलबाग नामक स्थान, और ये है कहाँ पर, ग्वालियर में। फूलबाग गार्डन है कहाँ, ग्वालियर में, जहाँ पर किसकी समाधि स्थल है, झांसी की रानी मतलब रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट, मैप के थ्रू हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग मैप के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, मैप आपको दिख रहा होगा, देखिए बढ़िया से एकदम मैप है, एकदम अच्छा प्यारा भारत। अब इसमें देखिए यहाँ पर बन गया है, ये कौन सा राज्य हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात के बाद ये कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश, और ये हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, और ये हो जाएगा झारखंड। अब यहाँ पर एक आपको सीरीज देख रही होगी, ये कौन सा है, ये है विंध्याचल पर्वत सीरीज। विंध्याचल पर्वत सीरीज, ठीक है, विंध्याचल पर्वत सीरीज में यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्ड दिख रहे होंगे, तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, फोल्डेड माउंटेन यानी ब्लॉक माउंटेन की भी संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है, यानी ये एक किस माउंटेन का एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का। ये बहुत पुराना माउंटेन है, जिसकी वजह से बहुत इसके मतलब इसका क्या हो गया है, मतलब इरोजन इसका बहुत ज़्यादा हो गया है। इरोजन का मतलब इसका इरोजन हो गया है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग पहाड़ी यानी छोटी छोटी पहाड़ी बन गई है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं, टू द पॉइंट। ओके, तो देखिए ये एक ब्लॉक माउंटेन है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार जो है गुजरात से लगा है बिहार के सासाराम तक है। मैंने यहाँ तक दिखा रखा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि बिहार का सासाराम जगह है, और सासाराम जगह से आप अच्छे खासे फेमस मतलब परिचित होंगे। सासाराम किस लिए फेमस है, तो वहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, और ये हिस्ट्री का पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। अब देखो ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट क्या है, तो यहाँ पर दिख रहा है विंध्याचल पर्वत सीरीज दिख रही है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ऐसे
अरावली पर्वत है, ठीक है। तो अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में भ्रंश है। किसके किसके बीच में? अरावली और विंध्याचल के बीच में क्या है? भ्रंश है। इसी भ्रंश को क्या कहा जाता है? ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अब तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? अरावली को विंध्याचल से अलग करता है। कौन अलग करता है? तो ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। विंध्या रेंज यानी विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुडविल चोटी या सद्भावना चोटी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम इसको अलग अलग यानी देखो अलग, ये जो विंध्याचल रेंज है इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो इसको विंध्याचल के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसको क्या भांडेर, और यानी मध्य प्रदेश में भांडेर, कैमूर, और उसके बाद से पारसनाथ बिहार में चला जाता है, ठीक है। तो अब पारसनाथ के ही पास में कौन सा है? पारसनाथ के पास में ही वो है सासाराम पहाड़ियाँ हैं, उसी पर क्या बना है? सासाराम का मकबरा, ओ सॉरी शेरशाह सूरी का मकबरा भी बना है, ठीक है। यहाँ भांडेर नामक एक पहाड़ियाँ है, तो इसी पहाड़ी पर क्या है? ये यानी पूरे विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी किस जगह पर है? तो भांडेर पहाड़ी में स्थित है, ठीक है, भांडेर पहाड़ी। तो इस तरीके से आपको लोकेशन भी क्लियर हो गया होगा, हर एक चीज़ एकदम ईजिली आराम से समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक और पर्वत श्रेणी दिख रही है। ये पर्वत श्रेणी कौन है? तो ये है सतपुरा, ठीक है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुरा। और सतपुरा देखिए, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन है? सतपुरा। इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में भी भ्रंश है। तो इसी भ्रंश से कौन सी नदी बहती है? तो इसी भ्रंश से नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और पॉइंट देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है, इसमें भी देखो मोड़दार फाउंटेन इसी तरह यानी मोड़ इस तरह से बने हुए मिलेंगे, ठीक। इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है? तो देखो इसका विस्तार यहाँ गिर पहाड़ियाँ यहाँ पर है, गुजरात में यहाँ पर गिर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। गिर पहाड़ियाँ, फिर इधर गुजरात में यहाँ पर भी यहाँ से आ गया, फिर उसके बाद से महाराष्ट्र चला जाए, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद से कहाँ चला जाएगा? इधर आ जाएगा मध्य प्रदेश, और ये आगे इधर भी आएगा छत्तीसगढ़ में भी। यहाँ पर ये यहीं पर एंड नहीं हुआ, यहाँ पर एक बॉर्डर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे मैकाल पहाड़ियाँ हैं, और मैकाल पहाड़ियाँ भी किसका है? सतपुरा रेंज का ही भाग है, ठीक है। तो इसके विस्तार के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक। सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, ठीक है। धूपगढ़ सतपुरा रेंज में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और एक लास्ट पॉइंट इसमें क्या है कि सतपुरा ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। देखिए, और सतपुरा को भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सतपुरा पहाड़ी, उसके बाद से कौन सी आ जाएगी? राजपीपला पहाड़ी, उसके बाद से आ जाएगा ग्वाली पहाड़ी, देन उसके बाद से आ जाएगा महादेव पहाड़ियाँ, उसके बाद से कौन सा आ जाएगा? मैकाल पहाड़ियाँ, ठीक है। तो महादेव पहाड़ी पर ही कौन सा पॉइंट स्थित है? धूपगढ़ स्थित है, जो कि सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल पर एक चोटी मैकाल पर है जो अमरकंटक के नाम से जानी जाती है। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये कैसे किसके किसके बीच बॉर्डर है? तो इधर छत्तीसगढ़ है, इधर मध्य प्रदेश है। तो इसी पर एक इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मैकाल की? तो ये है अमरकंटक, ठीक, अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो इसी अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी पर देखते हैं कुछ डैम्स बनाए, बहुत सारे डैम्स बने हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ डैम्स इस पर बना हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स यानी बांध के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये डैम क्या है? बरगी डैम। तो इससे दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बरगी डैम किस राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बरगी डैम किस नदी पर है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से इजीली दे सकते हैं, आप दोनों क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? इंदिरा सागर डैम, इससे भी दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कौन सा है? ओमकारेश्वर, और इसके बाद से है महेश्वर। यानी ये चारों डैम, अभी आपको जो चारों डैम दिख रहा है ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डैम है सरदार सरोवर डैम, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये सरदार सरोवर आपको लोकेशन में, अगर आप सही से लोकेशन देख रहे होंगे तो आपको गुजरात में दिख रहा होगा, ठीक है। और जब ये डैम यानी जब ये बांध बन रहा था तो उस समय एक विवाद, बहुत सारा विवाद भी हुआ, ठीक है। और इससे एक आंदोलन भी चला
कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, ठीक है। मैं तब तक नर्मदा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 1300 किलोमीटर है, ओके। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी आंसर आ जाएगा नर्मदा। अगर दूसरी आपसे पूछ ले तब आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती कहाँ है, तो सतपुरा के ही जस्ट इसी के पैरेलल यहाँ से आती है, क्योंकि सतपुरा के जस्ट दक्षिण में भी एक भ्रंश है, तो इसी भ्रंश से कौन सी नदी निकलती है, सतपुरा, मतलब बहती है सतपुरा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल तथा दक्षिण में सतपुरा के मध्य भ्रंश से होकर बहती है, आई बता चुका हूँ। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात 3 राज्यों से होकर बहती है। और देख लेते हैं, नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो देखो इसमें एस्चुरी या ज्वार, यहाँ पर डेल्टा नहीं बन पाते हैं। डेल्टा क्यों नहीं बन पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या बनता है, एस्चुरी बनता है, ठीक है। और डेल्टा क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि इधर जो है ना, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, और ढलान क्या है, यहाँ पर तीव्र है। यानी पश्चिमी घाट के पश्चिम में ढलान कैसा है, बहुत तीव्र है। तो जो भी नदियाँ पश्चिमी घाट से अरब के सागर, इस साइड में कौन सा है, अरब सागर, अरब के सागर में गिरती हैं, वो बहुत ही स्पीड से गिरती हैं, क्योंकि ढलान ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा नहीं बन पाता है। इसलिए यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण हो जाता है, एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण होता है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नर्मदा नदी पर स्थित कुछ जलप्रपात है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं नर्मदा नदी पर स्थित हैं। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है, ये भी नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है, ये भी नर्मदा नदी पर, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो अगर आपसे नीलगिरी पहाड़ियाँ का लोकेशन मैं अगर पूछूं तो आप बता देंगे कि कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है। तो देखिए ये कौन सा है, कर्नाटक है, ये कौन सा है, केरल है, ये कौन सा है, तमिलनाडु। यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कहाँ, किन किन राज्यों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। और ये दोदा बेटा जो है ना, वो दक्षिण भारत, बोले तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा अनाईमुडी। तो अनाईमुडी का अगर आप लोकेशन ट्रेस करेंगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा, केरल में मिलेगा, केरल, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी चोटी। और अनाईमुडी चोटी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी आंसर में आएगा क्या, अनाईमुडी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूँ अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, ठीक है। देखो इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, नहीं जो लेटने वाली लाइन होती है ना, ये लैटिट्यूड कहलाती है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। अब इक्वेटर, इसको अगर डिग्री में बोलें तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इक्वेटर 0 डिग्री है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी उत्तरी अक्षांश इक्वेटर के ऊपर है, दक्षिणी अक्षांश इक्वेटर के नीचे है। इक्वेटर 0 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री के बाद अगर हम लाइन खींचे यानी सर्कल खींचते जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते 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 90 डिग्री तक पहुँचेंगे। तो ध्यान से देखना, 0 डिग्री को अभी छोड़ दो, 1 डिग्री से 90 डिग्री तक कितने लाइन बन जाएंगे, यानी कितने सर्कल बनेंगे, 90 सर्कल बनेंगे। आंसर तो आपको यही आना चाहिए, आएगा, बट 90 नहीं बनेगा, 79 बनेगा। कैसे 79 बनेगा, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री करते जाएंगे तो जब 90 डिग्री होगा ना, तो 90 डिग्री सर्कल नहीं बन रहा, ये एक पॉइंट है, एक डॉट है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अगर आपसे पूछे कितने अक्षांश रेखाएं कितने बनेंगे, तो देखिए 1 डिग्री से लगाए 90 तक में कितने हो जाएंगे, 79। उसी तरीके से साउथ में जाएंगे तो 1 डिग्री से 90 डिग्री में भी कितने अक्षांश रेखाएं हो जाएंगे, 79, ठीक हो गए। और एक हो जाएगा इक्वेटर। तो देखो 79 + 79 और प्लस एक इक्वेटर, तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 179, ओके 179 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो
कितनी रेखाएं हो जाएंगी 179। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कितने अक्षांश हैं तो उत्तरी यानी 90 डिग्री भी तो उत्तरी अक्षांश मान, ये उत्तरी अक्षांश है 90 डिग्री, तो एक हो जाएगा 179 रेखाएं थी, एक ये हो जाएगा 90, और एक दक्षिणी भी इसी तरीके से है, दक्षिणी भी तो ऐसे है, एक हो जाएगा 181। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अक्षांश रेखा अगर पूछेगा तो 179, अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो 181, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने लिख रखा है। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में, सॉरी नर्मदा नहीं मतलब वो गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है, तो गोदावरी नदी, देखिए गोदावरी नदी, ये है गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है तो ये त्र्यंबक पठार से निकलती है, ओंकारेश्वर, और यहीं पर कौन सा जगह है, यहीं पर है क्या बोलते हैं, नासिक। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक, तो देखो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, फिर उसको से एंटर करती है किस में, तेलंगाना में, फिर उसके बाद से देखिए टच कहाँ पर, यहाँ पर भी टच करती है किसको, ये है छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ को भी टच करती है, फिर उसके बाद से किसको टच कर गई, आंध्र प्रदेश में आ गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में और मुझे नहीं लगता है यार इसको टच करती है कि नहीं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखिएगा। ठीक, और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आपको नदी दिख रही होगी, देखिए यहाँ पर दिख रही है, यही प्रवरा नदी है। ये कौन सी नदी है, यही प्रवरा नदी है। ये कौन सी नदी है, ये प्रवरा नदी, ये प्रवरा नदी है। इसी को पूर्णा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब थोड़े से राज्य में देखिए, राजस्थान है, गुजरात है, और ये कौन सा है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद से है छत्तीसगढ़ है, उसके बाद से कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, नहीं झारखंड है, देन वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इस तरीके से मिजोरम, तो देखिए एक यहाँ से इन राज्यों से, जिन जिन राज्यों का मैंने नाम लिख रखा है उन राज्यों से एक लाइन पास करती है जो किस नाम से जानी जाती है, कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। तो देखिए इससे कितने क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला इससे ये पूछेगा कि भारत के कितने राज्य से होकर जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 राज्य हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा, नाम दे देगा, कहेगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, इसको अरेंज करो, 4 नाम दे देगा, उल्टा सीधा दे देगा, कहेगा इन राज्यों से जाती है, इनको पूर्व से पश्चिम की तरफ बताओ या पश्चिम से पूर्व की तरफ बताओ। ठीक, और क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे लंबी यानी सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, उसका भी आंसर आपको दिख जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, और पीछे भी मैंने बता रखा है कि रांची जो है, रांची शहर एसी पर स्थित है। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर देखिए ये उड़ीसा हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो एक और लाइन जा रही है, तो देखिए ये 5 राज्यों से होकर एक लाइन जाती है। इस लाइन को किस नाम से जानते हैं, तो ये लाइन जो है ये है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, और ये कितने डिग्री, कितने डिग्री, 82 डिग्री देशांतर वाली रेखा है। ठीक है, कितने डिग्री वाली है, 82 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक, अब यहाँ पर आपको एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं। तो ये है छत्तीसगढ़, यानी ये दोनों रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, और ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है, 5 राज्यों से है। ठीक, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, देखिए फिर ये जो है यहाँ पर नैनी, उत्तर प्रदेश की नैनी। ठीक है, यानी ये नैनी किस जगह पर है, प्रयागराज। प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करना, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। हाँ, शेयर करना है आपके ऊपर है, मन करे कर दीजिए, बट अगर आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा। और हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।